मैं सच कह रही हूँ डैड। दरअसल बात यह है कि मैंने नोटिस किया है हम लोग जब भी बायोलॉजी की क्लास अटेंड करते हैं और उसमें जब भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या बर्थ से रिलेटेड सेगमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक उसी दिन आशी की क्लास मिस होती है या फिर टीचर द्वारा उसे दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क दे दिया जाता है। एक बार आशी ने भी मुझे बताया था कि क्रिश जीजू ने उसकी नोटबुक से कुछ चैप्टर फाड़ दिए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है जीजू नहीं चाहते कि आशी इस बारे में पढ़ाई करे या जाने। और नताशा की इन बातों को सुनकर घर के सभी लोग लगभग हैरान थे। तभी रॉकी मामले को लाइट लेते हुए बोला, नताशा कुछ नहीं है, यह भी तो हो सकता है कि तुम गलत समझ रही हो, यह सब एक कोइंसिडेंस हो। फिलहाल चलो, हम लोगों को क्लासरूम में जाना है, तुम्हारे भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तुम्हें भी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू बातों पर। आई होप सो, शायद मैं गलत हूँ। चलो कहकर नताशा रॉकी और समर के साथ क्लासरूम के लिए निकल गई। अब डाइनिंग हॉल में सिर्फ राहुल और ऐना बैठे हुए थे। तभी ऐना सवालिया नजर से राहुल की तरफ देखते हुए बोली, यह मैं क्या सुन रही हूँ राहुल? क्या तुम्हें भी लगता है कि क्रिश के दिमाग में कुछ और है और क्रिश जानबूझकर आशी को इस बारे में? क्योंकि अगर क्रिश ऐसा सचमुच कर रहा है तो मुझे लगता है कि यह गलत है। आशी को ह्यूमन बॉडी और दर्द से रिलेटेड हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। पता नहीं ऐना, लेकिन क्रिश ने अगर ऐसा किया है तो शायद उसके पीछे भी उसका कोई रीजन होगा। फिलहाल वह सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी है। इतना कहकर राहुल और ऐना अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ आशी बेड पर आलती पालती मारकर अपने दोनों हाथों को गाल पर रखकर अपने होठों का लगभग पाउट बनाते हुए क्रिश से बड़े ही मासूमियत से बोली, साइको, बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ यह प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ मुझे डांटे जा रहे हो। और आशी की इस बात को सुनकर क्रिश, जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने हाथ में अपनी वॉच पहन रहा था, झटके से आशी की तरफ अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, मैंने कहा ना पढ़ाई पर ध्यान दो, इन फालतू बातों पर नहीं। तुम्हें अपना कैरियर बनाना है, ना कि बच्चे संभालने हैं। अब दोबारा इस सवाल को मत पूछना, वरना तुम्हें पूरे डेविडसन विला के 4 चक्कर लगाने की सजा मिलेगी, वह भी अपने पैरों से दौड़ते हुए, समझी? और सजा की बात सुनकर आशी थोड़ा घबरा गई। वह अपने निचले होठ लगभग बाहर निकालकर अपनी टिमटिमाती आंखों से क्रिश को देखते हुए बोली, गंदे साइको, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही डांटते हो। तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। एक बार फिर आशी की इन क्यूट हरकतों को देखकर ना चाहते हुए भी क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपने कदम बेड के पास आशी की तरफ बढ़ा दिए और उसके एक हाथ को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, मेरे दांत तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत है। फायरफ्लाई, फिलहाल इधर आओ मेरे पास, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ, शायद आने में देर हो जाए, इसलिए मेरा इंतजार मत करना, ओके? इतना कहकर कृष ने झुककर आशी के होठों पर लाइट किस किया और उससे अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके होठों को सहलाते हुए बोला, पढ़ाई और अपनी ट्रेनिंग पर कंसंट्रेट करो फायरफ्लाई, तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत है। और क्रिश के इतने प्यार से कहने पर आशी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आशी ने अपनी आंखों में प्यार और भरोसा लिए क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी ताकत हो साइको, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हमेशा
पावरफुल हूँ। इतना कहकर आशी अपनी जगह से खड़ी हुई और अचानक ही एक बंदर के बच्चे की तरह उछलकर क्रिश के ऊपर चिपक गई। क्रिश जो कि अपनी जगह पर खड़ा था, आशी के दोनों हाथ क्रिश के गले में लिपटे हुए थे और उसके पैर क्रिश की कमर में। अब वह क्रिश की गोद में ही थी। अब उसने क्रिश के होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, आई लव यू साइको, प्रॉमिस मी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। आशी का ऐसा करना क्रिश के चेहरे पर एक हल्की सी चमक ले आया। उसने तुरंत ही आशी के होठों को अपने कब्जे में लेकर किस करना शुरू कर दिया। क्रिश के दोनों हाथ आशी को पकड़े हुए थे और आशी, जिसने इस वक्त एक लॉन्ग पैंट टॉप और स्वेटर पहन रखा था, वह भी क्रिश का साथ देते हुए क्रिश को किस का रिप्लाई देने लगी। आशी को अपना साथ देते हुए देखकर क्रिश उसे काफी प्यार से किस कर रहा था और मैग्नेटिक वॉइस में बोला, फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम्हारा आज का शेड्यूल नीचे पीटर तुम्हें दे देगा। इतना कहकर क्रिश ने आशी को धीरे से अपनी गोद से उतारा और उसके बालों को अपने हाथों से सेट करते हुए नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोला, अच्छे से ट्रेनिंग करना फायरफ्लाई, ओके। क्रिश के ऐसा कहने पर आशी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और अपना ख्याल रखना साइको। यह सुनकर क्रिश ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। क्रिश के जाने के बाद आशी और घर के सभी बच्चे क्लासरूम में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वह लोग ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके थे, जहां आज वह लोग फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे। और अचानक ही आशी के गले में पहना हुआ मंगलसूत्र के पीछे का हुक एरिया, जो कि उसके गले के पास था, वह हल्का वाइब्रेट होने लगा, जिसे महसूस करते ही आशी अपनी ही जगह पर जम गई। वह वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उस जगह से निकल गई। साइड में आकर आशी ने अपने मंगलसूत्र की तरफ देखा तो उसमें से उसे कुछ सिग्नल महसूस हो रहे थे। तभी समर को भी अपने गले में पहने हुए कान्हा जी के लॉकेट से एक सिग्नल आने लगा, जिसे वह हमेशा पहनकर रखता था। इस सिग्नल को महसूस करते ही समर जानबूझकर फाइटिंग में खुद को हल्का सा घायल कर लेता है और अपना पेट पकड़कर फ्लोर पर गिर गया, जो देखकर उसके अगेन खड़ा रॉकी परेशान होकर समर को संभालने लगा। समर, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर में रेस्ट करके आता हूँ। तुम लोग कैरी ऑन करो। इतना कहकर समर भी वहां से तुरंत ही निकल गया। अब गौरी, जो कि काफी थक चुकी थी, वह भी ट्रेनिंग से आराम करने का कहकर थोड़ा सा वक्त ले लेती है, जो सुनकर ट्रेनर रॉकी और नताशा को भी थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। और ट्रेनर से वक्त मिलते ही रॉकी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। रॉकी ने सही मौका देखकर अचानक ही नताशा की कमर में हाथ डालकर उसे ट्रेनिंग हॉल में से नताशा को खींचकर एक सेपरेट रूम में ले आया, जहां लगभग काफी हद तक अंधेरा था। यहाँ रॉकी और नताशा के अलावा कोई नहीं था। इससे पहले कि नताशा कुछ सोच या समझ पाती, रॉकी अपनी मदहोश आवाज में उसके करीब जाते हुए बोला, बहुत कर ली फाइटिंग, अब प्यार करने का वक्त है। इतना कहकर वह बिना वार्निंग दिए अचानक ही उसके होठों पर टूट पड़ा, जो महसूस करके नताशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था रॉकी अचानक ऐसा कुछ करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ समर और आशी डेविडसन विला में ही अपने एक सिगरेट खाली कमरे में आए, जहां से वह लोग अपनी प्लानिंग को ऑपरेट करते थे। और इस जगह पर राहुल पहले से ही मौजूद था। समर और आशी के आते ही
राहुल ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हमें कुछ सिग्नल आ रहे हैं। राहुल की बात सुनकर समर जल्दी से लैपटॉप के सामने बैठा और तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगा। कुछ ही देर में उसने एक हेडफोन अपने कानों में लगाया, फिर आशी और राहुल की तरफ इशारा किया। समर के इशारे को समझकर राहुल और आशी ने भी अपने कानों में हेडफोन लगाए, जहां से उन्हें क्रिश और राका की बातें सुनाई दे रही थी। किंग, खबर मिली है, 3 दिन बाद विवान खन्ना की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलीगल वेपन्स की डीलिंग होने वाली है। यह वेपन्स समुद्र के रास्ते सऊदी अरब भेजे जाएंगे। यह डील लगभग 380 करोड़ डॉलर की है, जिसे ऑपरेट करने के लिए विवान खन्ना और उसका बेटा युवान खन्ना इस बार खुद आने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार के मिस्टेक के बाद वह कोई चांस नहीं लेना चाहता। सुनने में आया है कि सऊदी अरब में तख्ता पलट होने वाला है, जिसके लिए जगह जगह से वहां का प्रिंस अलग अलग मुल्कों से वेपन्स के साथ अपने सपोर्टर को एक्टिवेट कर रहा है। विवान खन्ना इस डील को करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा 2 महीने के बाद की है और विवान खन्ना को सऊदी अरब से सपोर्ट चाहिए इस चुनाव को जीतने के लिए। अगर यह डील सऊदी अरब से हो गया तो इस बात के 80% चांस है कि विवान खन्ना का सपोर्टर्स प्रिंस सऊदी अरब का प्रिंस बन जाए और उसके बाद तो वह विवान खन्ना को सपोर्ट करेगा ही। उसके साथ ही प्रिंस के सपोर्ट के बाकी लोग भी अपने अपने देश से विवान खन्ना को सपोर्ट करेंगे, जिसका मतलब साफ है कि उनका जीतना पक्का है। इसलिए हमें यह डील सख्त करनी पड़ेगी ताकि प्रिंस के जीतने के चांस काफी कम हो जाए। और राका की इन बातों को सुनकर क्रिश, जो कि इस वक्त राका के सामने किसी राजा की तरह एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा था, उसके चेहरे का ऑरा इस वक्त बिल्कुल ठंडा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अपनी गरजती हुई ठंडी वॉइस में बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन अगर यह डील इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो जरूर इसके लिए उन लोगों ने काफी टाइट सिक्योरिटी भी रखी होगी। कुछ भी कदम उठाने से पहले हमें सिक्योरिटी का रियल प्लान जानना होगा। फिलहाल तुम अपने लोगों को रेडी करो, यह डील किसी भी कीमत पर होनी नहीं चाहिए। 3 दिन का वक्त है हमारे पास। ध्यान रहे, सबसे एक्टिव और ट्रेन गार्ड की टीम रेडी करो। फिलहाल हमारा जो डायमंड का कंसाइनमेंट आने वाला है, उसका क्या हुआ? अब राहुल, समर और आशी ने अपने अपने कानों से हेडफोन निकालकर ट्रांसमीटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें जो जानकारी चाहिए थी वह मिल चुकी थी। और क्रिश की बात सुनकर राका ने उसे जवाब दिया, किंग, वह कंसाइनमेंट रेडी है, बस हमें निकलना ही होगा। कहते हुए राका ने क्रिश को एक बड़ा सा ब्रीफकेस खोलकर दिखाया और ब्रीफकेस के खुलते ही हल्की डिम रोशनी में डायमंड की चमक क्रिश और राका के चेहरे पर बिखर चुकी थी। उसके साथ ही कमरे में एक अलग ही लाइट बिखर गई थी, क्योंकि क्रिश के सामने ब्रीफकेस में लगभग करोड़ों डॉलर के अनगिनत हीरे रखे हुए थे। इतने सारे हीरो को देखकर क्रिश झुककर अपनी मुट्ठी में कुछ हीरे उठाता है और उन्हें देखते हुए अचानक ही उसे आशी का ख्याल आने लगा। जब उसने पिछली बार आशी को दुनिया का सबसे कीमती और खूबसूरत हीरा दिया, तो आशी ने कहा था, साइको, यह हीरा चाहे कितना भी कीमती है, मैं इसका क्या करूंगी? अगर यह कोई नेकलेस होता तो गले में पहन लेती या हाथों के ब्रेसलेट में। मैं हीरा लेकर कहाँ घूमूंगी? खो जाएगा तो तुम गुस्सा करोगे, इसलिए इसे तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। और आशी की मासूमियत भरी बातों को सोचकर
कृष के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान आ गई, जिसे कृष ने तुरंत ही गायब कर ली और उनमें से कुछ हीरे निकालकर राका को देते हुए कहा, यह लो। और उसने राका को कुछ ऑर्डर दिया। समझ गए? कृष की बात सुनकर राका हाँ में सर हिलाते हुए बोला, समझ गया किंग। चलो डील के लिए निकलना है, देर हो रही है। इतना कहकर कृष अपनी जगह से उठा और तेज कदमों के साथ उस जगह से निकल गया। राका भी तेजी से हाथों में ब्रीफकेस लिए कृष के पीछे पीछे चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ समर, राहुल और आशी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए अपने सीक्रेट बेस पर अपनी मीटिंग कर रहे थे। राहुल ने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, यह डील नहीं होनी चाहिए। आई होप कि क्रिश इसे फुलफिल होने से पहले खत्म कर। और राहुल की बात सुनकर आशी अपने चेहरे पर डार्क ऑरा लिए राहुल से बोली, हम सब कुछ सिर्फ साइको पर नहीं छोड़ सकते बाबा। इसे खत्म करने के लिए हमें अपनी प्लानिंग भी करनी होगी, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही विवान खन्ना को एक बड़ा प्रॉफिट करवा सकती है, जो हम नहीं होने दे सकते। विवान खन्ना किसी भी कीमत पर अपनी टीम की मदद से राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, वरना हमारा प्लान पूरा बर्बाद हो जाएगा। बस 2 महीने के बाद उसके पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर इसकी बर्बादी पक्की है। इसलिए हम भी अपनी प्लानिंग के साथ वहां जाएंगे। और आशी की बात सुनकर राहुल थोड़ा परेशान होकर उसे समझाते हुए बोला, नहीं आशी, तुम वहां नहीं जा सकती। वहां विवान खन्ना खुद अपने बेटे युवान खन्ना के साथ मौजूद होगा। वहां तुम्हें जान का खतरा हो सकता है और अगर तुम गलती से भी उसके हाथों से जिंदा लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा। इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगा। और राहुल की बात सुनकर समर भी राहुल का सपोर्ट करते हुए बोला, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशी, हम लोग वहां जाने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि फिलहाल हमारी टीम में कोई भी पावरफुल और एक्टिव मेंबर नहीं है। हमारी टीम अभी अच्छे से रेडी नहीं है। इसे बिल्डअप होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। इसलिए मैं भी यही कहूंगा कि वहां ना ही जाओ तो बेहतर है। और समर की बात सुनकर आशी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और उसकी काली आंखें धीरे धीरे गुस्से से लाल हो रही थी। चेहरे पर एक अलग ही तेज, हाथों की मुट्ठियां कसी हुई, लगभग दहाड़ती हुई आवाज में बोली, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। आज पहली बार मैं अपने सामने से उस विवान खन्ना की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने ही उसके प्लान को बर्बाद करके उसे एक चैलेंज दूंगी। उसे पता चलना चाहिए कि उसे मात देने के लिए डेविल प्रिंसेस आ चुकी है। आज तक आप लोगों ने मुझे विवान खन्ना के सामने जाने नहीं दिया। हर बार मेरा वार उसकी पीठ पर ही होता था, लेकिन इस बार मैं उसके सीने पर वार करूंगी। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है ये विवान खन्ना, जिसने मुझसे मेरी पूरी फैमिली छीन ली, मुझे अनाथ बना दिया। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, मुझे विवान खन्ना का सामना करना है। अगर आप लोग मुझे जाने की इजाजत नहीं भी दोगे तो मैं खुद जाऊंगी। फैसला हो चुका है और यह डेविल प्रिंसेस का फैसला है। इतना कहकर आशी गुस्से से उस कमरे से निकल गई और उसकी बातों को सुनने के बाद उसके चेहरे की रंगत को देखकर समर और राहुल परेशान होते हुए एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। बाबा मुझे लगता है अब आशी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि उसके इस एटीट्यूड के साथ उसे ज्यादा दिन तक रोका जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से पहले ही क्रिश के सामने उसकी सच्चाई आ जाए। वरना तुम टेंशन मत लो समर, वह काफी समझदार है। उसे कब क्या करना है उसे अच्छे से पता है।
आज तक उसने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया है और मुझे लगता है कि अगर वह आगे कोई फैसला लेगी तो सोच समझकर ही लेगी। उसने आज तक अपने मासूम चेहरे के पीछे अपनी सच्चाई को छुपाया है और आगे भी छुपाएगी। लेकिन फिलहाल हमारी प्रॉब्लम विवान खन्ना का शातिर दिमाग है। अगर आशी के साथ उसका सामना हुआ तो कहीं आशी गलती से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी न मार ले। हमें अब अपने प्लान पर काफी तेजी से काम करना होगा। फिलहाल तुम जाओ और उसे देखो। जी बाबा कहकर समर अपनी जगह से चला गया और वहीं दूसरी तरफ आशी अपने कमरे में आकर ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ी हो चुकी थी। इस वक्त कैलिफोर्निया का तापमान माइनस में चल रहा था और ऐसे में ठंडा पानी का शावर उसकी बॉडी को पूरी तरह ठंडा कर रहा था। लेकिन आशी की आंखों में इस वक्त वह गुस्सा था, जैसे मानो उसे किसी भी चीज से कोई तकलीफ ना हो रही हो। आशी ने अपनी आंखें बंद की और हाथों की मुट्ठियां जोर से कसते हुए अपने ख्यालों में खो गई। प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा बाबा प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आ की आवाज के साथ एक छोटी और मासूम सी लड़की एक अंधेरे काली कोठरी में बिल्कुल अकेली बंद थी। इस वक्त वह बहुत जोर जोर से रो रही थी और किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। इन बातों को याद करते हुए आशी की आंखें और चेहरा दर्द से तमतमाने लगा। उसके हाथों की मुट्ठियां और भी जोर से कसती जा रही थी, जिसके कारण उसके नाखून उसकी हथेलियों में ही दसे जा रहे थे और हथेलियों से हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद आशी को तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वह यूं ही अपनी आंखें बंद किए हुए दूसरे ख्यालों में खोने लगी, जहां एक छोटी सी बच्ची को गर्म रेत की कढ़ाई में हाथ डालना पड़ रहा था और उसमें से भुने हुए आलू निकालने पड़ रहे थे। वह बच्ची जितनी बार भी रेत को छूती उतनी ही बार उसका हाथ जलता। वह अपने हाथ पीछे खींच लेती और जितनी बार वह हाथ पीछे खींचती उतनी ही बार उसकी बगल में खड़ा शख्स एक पतली छड़ी से उसके हाथ पर जोर से मारता, जिसके कारण उस बच्ची के हाथों में न जाने कितने ही जख्म और छाले पड़ चुके थे। इन जख्मों और छालों के साथ वह बच्ची एक बार फिर गरम रेत की कढ़ाई में हाथ डालती और दर्द से तिलक विलक कर रोने लगती। प्लीज प्लीज मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, भूख लगी है। इन बातों को याद करते हुए आशी की बंद आंखों से आंसू बहने लगे थे, जो कि शावर के पानी के साथ ही बह रहे थे। उस छोटी सी बच्ची की सिसकियां, फर्श पर बिना कपड़ों और चादर के सोना, ठंड में ठिठुरना, काली अंधेरी रातों में अकेले पड़े रहना, यह सभी सीन आशी की आंखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह चल रहे थे। और इन्हें याद करते हुए अचानक ही आशी ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने बाथरूम की दीवार पर एक बड़ा सा मिरर था, जिसमें आशी का ही रिफ्लेक्शन आ रहा था। आशी जो इस वक्त कपड़ों के साथ ही शावर के नीचे खड़ी थी, आईने में अपना रिफ्लेक्शन, अपनी काली आंखें जो कि इस वक्त पूरी तरह लाल हो चुकी थी, आंखों की नसें रेड कलर की नजर आ रही थी। वह यूं ही खुद को घूरते हुए लगभग अपनी दहाड़ती हुई आवाज में बोली, विवान खन्ना, विवान खन्ना, विवान खन्ना, तेरी मौत हूं मैं, तेरी बर्बादी हूँ, डेविल प्रिंसेस आशी अक्षत जिंदल हूँ। मैं ड्रैगन किंग की ड्रैगन क्वीन हूँ और वह दिन दूर नहीं जब मैं तेरा ही गला अपने हाथों से काट कर अपने पापा के सपने को पूरा करूंगी। डेविल क्वीन बनूंगी, डेविल क्वीन बनूंगी, मैं कहते हुए आशी एकदम से चीख पड़ी और तभी
उसके कानों में उसके फोन रिंग होने की आवाज आई, जिसे सुनकर आशी शावर को बंद करती है और थोड़ी ही देर में वह बदन पर बाथरोब लपेटकर वह बाथरूम से बाहर आई। बाहर आकर उसने अपना मोबाइल देखा तो उस पर एक डेट अलर्ट नोटिफिकेशन थी और इस नोटिफिकेशन को देखकर उसके चेहरे का ठंडा ऑरा एक हल्की सी मुस्कान में बदल गया। अरे, मैं यह दिन कैसे भूल सकती हूँ? मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर आशी जल्दी से अपने बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई करती है और फिर क्लोजेट रूम में गई। थोड़ी ही देर में एक लाइट पर्पल कलर की फ्रॉक सूट पहनकर कंधे पर एक दुपट्टा रख लंबे बाल जिन्हें उसने कंघी से यूं ही कॉम्ब कर लिया, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और होठों पर हल्की लिप बाम। आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए आशी ने अपने मंगलसूत्र को किस किया और मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई क्रिश और अपनी फोटो देखकर कमरे से बाहर निकल गई। वह जैसे ही कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ी के रास्ते नीचे हॉल में आई, उसने सामने पीटर खड़ा था, जो उसे उसके अगले शेड्यूल के बारे में बता रहा था। शाम के 4 बज चुके थे। आशी के पढ़ने का टाइम हो चुका था। क्वीन, आपकी इवनिंग क्लास का वक्त हो गया है। सॉरी पीटर, लेकिन आज मैं कोई क्लास नहीं करूंगी। मुझे किचन में कुछ काम है। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि कौन सा सामान कहाँ रखा है और शेफ को बाहर भेजो। आशी की इस बात को सुनकर पीटर थोड़ा घबराने लगा। पीटर के चेहरे पर घबराहट देखकर आशी ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं साइको को संभाल लूंगी। फिलहाल तुम मेरी बात मानो। आशी का इतना कहना था कि पीटर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके पीछे आया और शेफ ने आशी को कौन सा सामान कहाँ रखा है सब बता दिया। सब जानने के बाद आशी ने पीटर और सबको बाहर जाने का ऑर्डर दिया। अब वह अपने दुपट्टे को कमर में बांधकर अपने हाथों से कुछ बनाने लगी। इन सभी कामों को करते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि न जाने उसके दिल में कौन सा दर्द और तकलीफ छुपा हुआ था। आशी बहुत आसानी से दोहरी जिंदगी जी रही थी, जैसे मानो उसे इन सब की आदत हो, जैसे एक ही शरीर में 2 शख्स रहते हों। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। घर के सभी लोग खाना खा रहे थे। आशी को क्रिश ने पहले ही बताया था कि उसे आने में देर होगी, इसलिए उसने डिनर पर क्रिश का इंतजार नहीं किया। आशी के चेहरे पर फिर से वही मासूमियत भरा मुखौटा देखकर समर ने उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि शायद अब उसे भी आशी को इस तरह देखने की आदत हो गई थी। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। घर के सभी लोग डिनर करके सो गए थे। रात के लगभग 2:30 बजे क्रिश अपने काम से वापस आया और उसने जैसे ही कमरे में एंटर किया, कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। क्रिश को ऐसा लगा कि शायद आशी सो चुकी है, इसलिए उसने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट अभी जला ही थी कि तभी अचानक ही कमरे की लाइट आ गई और सामने का नजारा देखकर क्रिश हैरान रह गया। दोस्तों, बने रहिए कहानी में, क्योंकि अब कहानी है एक बहुत ही अनोखे मोड़ पर, जहां अब खुलेंगे धीरे धीरे कई राज से पर्दे। कहानी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कहानी को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।